हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन ए सर्कुलर लूप, ये वाला टॉपिक, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप एंड बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप एट लार्ज डिस्टेंसेस, ये तीन चीज़ें बच्चों हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए इसको, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेडिंग देखिए, वहां पे लिखा हुआ है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप, देन यूजिंग डिराइव्ड एक्सप्रेशन, जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा उसको यूज करके ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप एज अ स्पेशल केस। तो जो हमको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड करंट लूप का मिलेगा अपने को, ठीक है, उसको यूज करके हमको इक्वेशन ऑफ फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, इसको पहले मैंने ये एक थ्योरी लिखा है, देखो ध्यान से। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, तो हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस क्या होगा आर, कैरिंग करंट आई, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन ओ एज सोन इन फिगर, ठीक है। अभी देखते हैं फिगर हम। वी नीड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट, अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे आ जाओ। देखो ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है बच्चों, या सर्कुलर लूप बोलो आप। इसमें करंट आई देखो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाली सर्कुलर लूप जो है, देखो ध्यान से, मैंने उसको एक्स वाई प्लेन में रखा है बच्चों, ध्यान देना, मैंने उसको एक्स वाई प्लेन में रखा है, ठीक है। ये आपकी जेड एक्सिस हो गई बच्चों, परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। ये आपकी जेड एक्सिस हो गई एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, और हमको P पॉइंट पे विच इज ऑन जेड एक्सिस, ध्यान दे दो बच्चों, P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, जो कि कहां पे है, इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे है, ठीक है। सो वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज ऑन द जेड एक्सिस एट अ डिस्टेंस r, देखो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम एलिमेंट dl। अब मैंने क्या किया ना बच्चों, ध्यान से समझ लो इसको जरा। ये जो सर्कुलर कॉइल है, इसके छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे dl जैसे, उसका मैंने एक एलिमेंट dl लिया है यहाँ पे, और इसके सेंटर को मैंने a से रिप्रेजेंट किया है। वैसा ही एकदम से सिमेट्रिकल अगर ये ड्राइंग देखेंगे आप, तो b होगा यहाँ पे सेंटर में, जिसका dl मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम खाली है ना बात इस ट्रायंगल की करेंगे। o जो है आपका ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है 0,0,0, r जो है वो रेडियस हो गया सर्कुलर लूप का, और ये r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच में ये एंगल यहाँ पे मैंने थीटा दिखाया हुआ है बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों इसको। तो ये आपका एलिमेंट dl वेक्टर है, ठीक है, ये एलिमेंट dl वेक्टर है, ये आपका r वेक्टर है, इनके बीच में एंगल ये थीटा हो गया, कनेक्टिंग दिस लाइन r, ठीक है। ये आपकी एंगल 90 डिग्री होगी, बट ऑब्वियस है। अब बच्चों ध्यान से समझना इसको। आप सबको पता है ये जो AP वाली लाइन है R वेक्टर, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा DL में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से। तो वो मैंने DB वेक्टर, देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा बच्चों, ध्यान से समझ लेना इसको। AP वाले लाइन के परपेंडिकुलर, R वेक्टर के परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो DL वेक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन DB वेक्टर होगा, वो मैंने ये वाले लाइन के परपेंडिकुलर बनाया। और अगर ये वाला एंगल थीटा है बच्चों, तो ध्यान से देख लो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो हम DB वेक्टर के दो कंपोनेंट लिख सकते हैं बच्चों, एक हो जाएगा DB परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा DBZ। इसके दो कंपोनेंट, DB वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक DBZ अलोंग जेड एक्सिस और एक DB परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस, इसीलिए मैंने इसको DB परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है। DBZ बेसिकली क्या हो जाएगा, DB cos थीटा, एंड DB परपेंडिकुलर बेसिकली क्या हो जाएगा, DB sin थीटा, बिकॉज दिस इज DB, तो ये होता है DB cos थीटा और ये होता है DB sin थीटा। आई होप बच्चों इतना क्लियर है आपको। आइए अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB इज गिवन बाय dB is equal to mu naught upon 4 pi into I into dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन r क्यूब, जिसको मैंने इक्वेशन 1 से डिनोट किया है बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
any element dl vector will always be perpendicular to the vector r vector from the element to the point p। ये आपको ड्राइंग में समझाया मैंने कि dl वेक्टर जो रहता है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है r वेक्टर के। the element dl vector is in the xy plane while r vector is in the yz plane। बट ऑब्वियस है ड्राइंग में आपको दिखेगा। इसी की वजह से क्या होगा, देखो dl वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा वेयर थीटा इज 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो ये खाली हो जाएगा डीएल इंटू आर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल आर अपॉन आर क्यूब। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आर और एक ये आर स्क्वायर कट हो गया, देखो आर और आर क्यूब कट करूंगा, नीचे आर स्क्वायर बचेगा। आइए अगले पेज में बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो देखो हमारे पास क्या बच गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया बच्चों, ठीक। अब बच्चों एक बार ड्राइंग में चलो आ जाओ, ध्यान देना। इस ड्राइंग में बच्चों ये ट्रायंगल ओएपी देखिए आप, ट्रायंगल ओएपी में क्या मैं लिख सकता हूं, मेरा आर स्क्वायर जो रहेगा दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आ जाओ, तो मैंने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, देखो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ओ ए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन 3 बोल दिया इसको। यहाँ से आर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, मैं क्या करता हूँ, ये जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। आपको ड्राइंग में समझाया था कि डी एल और आर के परपेंडिकुलर होता है हमारा डी बी वेक्टर। सो इट्स जेड कंपोनेंट इज डी बी जेड, किसका, डी बी वेक्टर का, एंड द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस इज डी बी परपेंडिकुलर। ड्राइंग में आपको समझाया था डी बी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक अलोंग जेड एक्सिस है जिसको हमने डी बी जेड बोला है, और एक परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है जिसको हमने डी बी परपेंडिकुलर बोला है। द कंपोनेंट डी बी परपेंडिकुलर फॉर बोथ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट एंड राइट कैंसल ईच अदर। अब इसको बच्चों ड्राइंग में कैसे समझोगे, एक बार ध्यान दे देना, इधर आ जाओ। देखो जैसा मैंने ए के लिए यहाँ पे डीबी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में बनाया है, अगर मैंने वही चीज बी के लिए अगर ड्राइंग यहाँ पे किया होता तो इसका डीबी परपेंडिकुलर इधर आता बच्चों, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो बाई सिमेट्री ये डीबी परपेंडिकुलर जो है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब हमारे पास हमेशा डीबी जेड वाला कंपोनेंट जो है वो वही बचा रहता है, ठीक है। तो वही बच्चों यहाँ पे लिखा है, देखो द कंपोनेंट डीबी परपेंडिकुलर फॉर बोथ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट एंड राइट कैंसिल ईच अदर and therefore only z component of db that is dbz remains. तो the net magnetic field bz along z axis is obtained by integrating dbz। dbz किसके बराबर है, db cos थीटा के। सो अगर मैं dbz यानी जो db cos थीटा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं ओवर द एंटायर सर्कुलर लूप तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में मिल जाएगा, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, bz से। तो bz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dbz, bz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dbz किसके बराबर है, db cos थीटा के। आ जाओ, अब बच्चों हमारे पास db फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या था, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। अच्छा, इस फिगर में ट्राइंगल ओएपी में बच्चों आप अगर देखोगे एक बार, चलो ड्राइंग वापिस एक बार देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में हमको कॉस थीटा क्या मिल रहा है बच्चों, एक बार देखो कि कॉस थीटा क्या मिल रहा है। देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में बच्चों कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। सो कॉस थीटा इज नथिंग बट ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है। आ जाइए, ध्यान से देखिए बच्चों, आपको डेरिवेशन में आगे लेके चल रहा हूं मैं। तो देखो हमने यहां पे क्या लिखा है, ऑल्सो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ओ ए पी cos थीटा जो है दैट इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी विच इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या था, देखो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2। तो ये यहाँ से हमको cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन 7 का वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 6 में यहाँ पे पुट करूंगा बच्चों, देखो cos थीटा के जगह पे, ठीक है। देखिए क्या मिलता है, आइए आगे। So putting equation 7 in equation 6 we get
बीजेड कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1 इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2। ये 1 और ये 1/2 ऐड कर देंगे क्योंकि इनका बेस सेम है बच्चों, तो पावर ऐड हो जाएगा। सो 1 + 1/2 इज 3/2। देखो आ गया। ऊपर क्या बचेगा, देखो ये आपका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन डी एल। बट इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर लूप, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है आपका 2 पाई आर के। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर लूप विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू 2 पाई आर। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये आपका 2 पाई जो है और ये 4 पाई कैंसिल होकर के 2 हो गया। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर इज आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। सो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया बच्चों। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ध्यान दे देना बच्चों। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई इन द लूप ऑफ रेडियस आर। तो ये हमको हमारा आंसर मिलेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, आइए बच्चों आगे ध्यान देना। ऑन अ पॉइंट एट पी ऑन द जेड एक्सिस ऑफ द लूप, ये हमको मिल गया। ठीक, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमको एन दिया होता तो ये हमारा फॉर्मूला जो इक्वेशन 8 वाला है वो क्या बन जाता, बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस पूछा था आपको। स्पेशल केस में क्या था, एज अ स्पेशल केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप को अगर अपने को ऑब्टेन करना पड़ा, तो हमारा पॉइंट पी जो है अगर हमको सेंटर पे निकालना है तो वो पी से उठ के कहाँ आ जाएगा, सेंटर ओ पे। यानी कि जेड की वैल्यू जो बच्चों हमने ड्राइंग में बनाई है, एक बार ड्राइंग ध्यान से देखोगे तो जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो अगर आपकी जेड की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो ये जो इक्वेशन 8 है हमारा बच्चों, एक बार देख लो, अगर मैं ये जेड यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो हमको क्या बचेगा, आर स्क्वायर रेज टू 3/2 और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे खाली आर क्यूब बचेगा, यानी ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर क्यूब। एक बार देख लो बच्चों, तो नीचे हमारे पास खाली क्या बचेगा, आर। देखो ठीक है, सो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r बाई पुटिंग जेड इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 8। लेकिन अगर हमको n नंबर ऑफ कॉइल के लिए चाहिए तो हमको z इक्वल टू 0 इक्वेशन 9 में पुट करना है, तो आपको ये मिलेगा बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है बच्चों, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ये 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आ सकता है। ठीक है, आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला हेडिंग देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ करंट लूप। ठीक है, अब इसके ऊपर एकदम से एक बेसिक थियरी क्वेश्चन होता है बच्चों। थियरी क्वेश्चन क्या रहता है, एक्सप्लेन हाउ अपर पार्ट ऑफ लूप कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्सप्लेन हाउ अपर पार्ट ऑफ लूप कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल वाइल लोअर पार्ट एज साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ध्यान देना बच्चों, पहले इसका ड्राइंग समझ लो। देखो ये आपका यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देना, ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें करंट आई ट्रैवल कर रहा है। देखो मैंने आप लोगों को बाई थंब रूल मैंने ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बनाई है। ठीक है, ये आपका राइट हैंड थंब रूल हो गया बच्चों। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो है ना वो ड्राइंग बनाई हुई है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना बच्चों, तो मैंने क्या लिखा है देखो, कंसिडर अ लूप कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड टू बी एज सोन इन फिगर। तो ये जो ड्राइंग में मैंने बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो भी मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस बनाई है ये सब मैंने बाय राइट हैंड थंब रूल यूज करके बनाया है। ठीक है, इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, कंपेयरिंग विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बार मैग्नेट। अगर हम बार मैग्नेट वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंपेयर करें तो इट कैन बी स्टेटेड दैट अपर पार्ट ऑफ लूप इन दिस केस बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल वाइल लोअर पार्ट कैन बी रिगार्डेड एज साउथ पोल। तो अगर आप ड्राइंग देखोगे बच्चों, अगर आप ड्राइंग में जाके देखते हो, अपर पार्ट जो है ये आपका नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा है और लोअर पार्ट जो है ये आपका साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, बिकॉज इनसाइड बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन दिस। डन, आइए बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों कि डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप एट लार्ज डिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m। ठीक है, हमने अभी अभी बच्चों पढ़ा था एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बीजेड
प्रोड्यूस्ड बाय करंट आई इन अ सर्कुलर लूप इज गिवन एज, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों अभी जस्ट, bz इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ये हमारा इक्वेशन 1 है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द लूप एंड जेड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, एक्सिस पे जो हमने लिया था, ठीक है ना बच्चों। आ जाओ ध्यान से देखना और समझना इसको। फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, अगर लार्ज डिस्टेंस की बात करोगे तो जेड का वैल्यू बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू आर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन था ना इसमें हम जेड की वैल्यू बहुत लार्ज है आर से, तो हम क्या करेंगे, ये जो आर स्क्वायर वाला टर्म है ना बच्चों, ध्यान देना, सिंस जेड इज वेरी लार्ज, देखो जेड इज वेरी लार्ज, तो हम क्या करेंगे, आर बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर का टर्म जो डिनोमिनेटर में है बच्चों ये नेग्लेक्ट हो जाता है, तो जैसे ही आप ये नेग्लेक्ट करोगे हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू जेड स्क्वायर का पावर 3/2, देखो लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे, सो बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर का पावर 3/2, देखो ये 2 और ये 2 बच्चों कैंसिल हो गया अभी, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड क्यूब, ठीक। एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, ए क्या होता है, नॉर्मली इट इज पाई आर स्क्वायर, और हमारा रेडियस यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर सर्कुलर लूप का, इसीलिए मैंने देखो ए लिखा है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों फिर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ए अपॉन पाई लिख सकता हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो यहाँ पे देखो हमको ए क्या है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर मिल गया ए बाई पाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। इस इक्वेशन को उठा के बच्चों हमको इस इक्वेशन में डालना है, देखो इक्वेशन 2 में आर स्क्वायर के जगह पे, ठीक है, तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2z क्यूब इंटू आर स्क्वायर के जगह पे मैंने लिखा ए अपॉन पाई, ये आई इंटू ए, आई ए हो गया और ये मैंने साथ में लिख दिया 2πz क्यूब, ठीक। अब बच्चों ध्यान देना, मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, वी नो दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर ऑफ अ सर्कुलर लूप इज गिवन बाय m vector is equal to I into a vector, where a vector is a vector of magnitude a and direction perpendicular to a, that is it। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर अपन लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को तो हम क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू आई ए। तो अगर मैं इस इक्वेशन 5 को बच्चों इस इक्वेशन में पुट करूं, देखो अगर हमने आई ए के जगह पे m पुट कर दिया तो हमको इक्वेशन 4 से क्या मिल जाएगा, देखो बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 2πz क्यूब, और मैंने क्या किया ऊपर और नीचे ना बच्चों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4π और ये हो जाएगा 2m अपॉन जेड क्यूब, तो ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक। वेक्टर फॉर्म में इसी को मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी जेड वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2m वेक्टर अपॉन जेड क्यूब, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 7 बोल दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया, और ये जो मैंने अभी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा है इस इक्वेशन में बी जेड वेक्टर एंड m वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द लूप। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, बच्चों ध्यान से ये सारे डेरिवेशन जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये दोनों ही तीनों क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए हैं, फर्स्ट डेरिवेशन, लास्ट डेरिवेशन एंड बीच वाला थ्योरी क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन बच्चों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।